आज जो चैप्टर करने लगे हैं वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जैसे नाम बता रहा है, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसमें हमने गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट +1 में कर ली थी। अब जो करना +2 में वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड इन जनरल क्या होता है? जो रिजिड हो, जो जल्दी बेंड नहीं होता, हार्ड होता, जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता। और अगर हम एक साइंटिफिक टर्म में डिफाइन करेंगे तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। रूम टेम्परेचर हम मानते हैं साइंस में 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो जिस भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है वो सॉलिड है। जैसे ये चौक है, ये सॉलिड है, ठीक है। इस वक्त वैसे 30 डिग्री के करीब होगा, पर जो भी 25 के ऊपर सॉलिड है वो सॉलिड है। सो अब कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस क्यों होता है, वो डिपेंड करता है में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है और थर्मल एनर्जी कितनी है। इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बोल देते हैं। और थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। जैसे गैस है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है और थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जितनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे। अगर वो ज़्यादा मूव करेंगे तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो वो दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो गैस फॉर्म में होगी। लिक्विड में थर्मल एनर्जी थोड़ी कम है, अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी सबसे कम है। सो दैट इज़ वाई दे आर क्लोजली पैक्ड। तो उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ये थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी। अब जो हमने सॉलिड पढ़ने हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। वन इज अमॉर्फस सॉलिड, सेकंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है और क्या आपने मतलब ये तो आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते भी होगे। कैसे? देखो, क्रिस्टलाइन होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉन्स्टेंट पार्टिकल मतलब कोई सॉलिड किस चीज से बना है। जैसे आयनिक सॉलिड होता है, साल्ट आप खाते हो, नमक, वो आयनिक सॉलिड है, वो आयन से बना है, तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल आयन है। ऐसे ही डायमंड है, वो कार्बन एटम से बना है, तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल कार्बन के एटम्स हैं, उसमें आयन्स नहीं होते, मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते, सिंपल एटम एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ऐसे ही ड्राई आइस है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, तो वो CO2 के मॉलिक्यूल से बनी, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और मेटल है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, वो मेटल आयन या कर्नल्स बोलते हैं, उससे बनते हैं, तो उनमें कांस्टेंट पार्टिकल वो कर्नल्स होंगे। सो कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगे होंगे, और वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा उसमें। जैसे समझने के लिए मान लो ये कोई पैटर्न बन गया, ये कांस्टेंट पार्टिकल है और ये रिंग बन गई 6 कॉर्नर वाली, तो वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा उसका, वो टूटेगा नहीं पैटर्न। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। जैसे इसको कनेक्ट कर दें तो ये रिंग्स ऐसी बनती जाएंगी, हेक्सागोनल रिंग। तो दिस इज जस्ट लाइक ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बाहर से देखने से ऐसा नहीं रहेगा। अब अगर आप साल्ट, नमक खाते हो तो ऐसा नहीं रहता, बट उसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, और वो पैटर्न लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, मतलब वो ऑर्डर रिपीट होता जाता। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता। अगर बनेगा भी तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, मतलब जैसे ये है, ये एक बन गया, अब इसके बाद ये आगे नहीं बनेगा, आगे कुछ और ही पैटर्न बन जाएगा, ऐसे बन गया, फिर आगे कुछ और आएगा, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है अमॉर्फस सॉलिड में। जैसे अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक के लिफाफे हैं, आप यूज करते हो, दे आर अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंस ये होगा, उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, इसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न
नहीं होगा। इसके बगैर अगर आप देखते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप उनकी कोई प्रॉपर्टी मेजर करते हो, कोई भी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट आएगा। मतलब अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करोगे कुछ और आएगा, इस प्लेन से कुछ और आएगा, इस प्लेन से कुछ और आएगा, तो इसको बोलेंगे एन आइसोट्रॉपिक है। बट अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक मीन उसमें सभी एंगल से सेम आएगा, चाहे अगर ये अमॉर्फस सॉलिड है, चाहे इधर से लाइट जाए, उधर से आए, इधर से आए, वो वैल्यू सेम आएगी। तो अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मतलब तीखा, मतलब शार्प का मतलब है, सपोज करो अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 871 डिग्री है, तो उसको 870 तक कुछ नहीं होगा, जैसे 871 आएगा इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जो अमॉर्फस होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे प्लास्टिक है, आप उस चीज को गर्म करो वो धीरे धीरे पिघलेगी, वो एकदम से नहीं पिघलेगी, धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होती जाएगी फिर पिघलना शुरू कर देगी। तो उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता अमॉर्फस का। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब उनको मेल्ट करने के लिए एक मोल को जितनी हीट चाहिए वो फिक्स होगी, इसके लिए फिक्स नहीं होती अमॉर्फस सॉलिड के लिए। दूसरा उनके कूलिंग कर्व, मतलब जब उनको लिक्विड बना दो अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो उनका ठंडे ठंडे होने दो, उसको ठंडा होने दो। तो जो अमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व है वो ऐसे आएगा, मतलब इस एक्सिस पे टाइम है कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा। सॉलिड होगा तो वो ऐसे नहीं, वो अब्रप्ट आएगा बीच में। मतलब ये जो जैसे ये लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड हो गया, अब टाइम चेंज हो रहा है, ये टाइम चेंज हो रहा है इसमें, टेम्परेचर यहाँ पर कौन है, तो मतलब वो कूलिंग कर्व कॉन्टिन्यूस नहीं आता, उसमें ब्रेक आती है। जब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा, जब आपने पिघला के दोबारा उसको सॉलिड बनाया, तो उसमें लगातार डिक्रीज नहीं आनी टेम्परेचर की, समझ गए। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको अगर आप कट करोगे विद नाइफ, क्लीन क्लीवेज आती, मतलब अगर आप उनको देख सको तो बिल्कुल स्मूथ कट होगा वो, ठीक है। और जो दूसरे होंगे अमॉर्फस, उनकी क्लीन क्लीवेज नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, भी ये ट्रू सॉलिड है। और अमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब फेक सॉलिड। वो कैसे, अगर आप उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखो तो ऐसा लगता है जैसे लिक्विड एकदम से फ्रीज हो गया हो, तो उनका अरेंजमेंट लिक्विड की तरह होगा, बस लिक्विड को फ्रीज कर दिया एकदम से, तो वो स्यूडो सॉलिड होते हैं, ठीक है जी, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। अब इसकी एक एग्जांपल, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं, जैसे पुराने किले हैं 400-500 साल पुराने या 200 साल पुराने, ऐसी बिल्डिंग के जो शीशे होते हैं विंडो के, वो नीचे से थिक हो जाते हैं, ऊपर से पतले हो जाते हैं, वाई सो। शीशा जो है, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड ये जो होता है, जैसे बोला ये स्यूडो सॉलिड है, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्लो कर सकता है। फ्लो करता हमें दिखता तो है नहीं, बोला पुरानी बिल्डिंग में नजर आएगा जो 100-200 साल पुरानी है। वो क्या होता है, जब उसकी विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, हीट होता है गर्मियों में, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है, जिसके कारण वो नीचे वाला हिस्सा जो है ग्लास का वो थिक हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थिन रह जाएगा, समझ गए। ऐसे समटाइम्स ग्लास वैसे ट्रांसपेरेंट है, जितना हिस्सा वो अमॉर्फस है, पर कुछ हिस्सा ग्लास का आप देखो वो व्हाइटिश सा हो जाता है। ओल्ड बिल्डिंग्स में ये नजर आएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। वो क्यों? कई सालों की हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग कूलिंग मतलब गर्मी आई वो गर्म हो गया, सर्दियां आई वो ठंडा हो गया, हीटिंग कूलिंग के अल्टरनेट साइकिल से वो अमॉर्फस हिस्सा क्रिस्टलाइन हो जाता, और जितना ऐसा क्रिस्टलाइन हो जाता है उसकी खत्म होगी वो ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, समझ गए। अब अमॉर्फस सॉलिड का जो वाला हिस्सा क्रिस्टलाइन हो गया है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट, दिस इज स्पेलिंग
तो क्रिस्टलाइट क्या है? अमॉर्फस सॉलिड का वो हिस्सा जो विद पैसेज ऑफ टाइम क्रिस्टलाइन हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। तो ये जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं ये आपकी बुक में गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है, डेफिनेशंस भी गिवन है, ये आपने उसमें से पढ़ना और नोट डाउन करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी टाइप्स होती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। आयनिक सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जी, एंड मेटालिक सॉलिड होते हैं। इनको साइड बाय साइड इकट्ठे ही पढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होंगे, मतलब जैसे बताया सोडियम क्लोराइड है, नमक खाते हो आप, वो किससे बना है? सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से बना। ठीक है, वो सबसे कॉमन एग्जांपल, तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल आयंस हैं। ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकता है कांस्टेंट पार्टिकल क्या है आयनिक सॉलिड का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कोवलेंट सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल एटम्स होंगे, मतलब जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो किससे बना है? उसमें जैसे इसमें थे आयन Na+, नेगेटिव, इसमें एटम अरेंज होते हैं ऐसे, जैसे डायमंड है उसमें कार्बन एटम टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं ऐसे, इसके ऊपर भी कार्बन, तो एटम के नेटवर्क से बना होता है ये पूरा पूरा। तो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। साथ में ये डिफरेंस बता रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इजली। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस, वो किससे बनती है? CO2 के मॉलिक्यूल से बनती है, तो वो मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं। आयोडीन है, सॉलिड आयोडीन के मॉलिक्यूल से बनी है, तो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और सिमिलरली मेटालिक सॉलिड जो होते हैं उसमें कर्नल्स होते हैं मेटल आयंस। इसमें मतलब ये मैं अभी बाद में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्ट अलग होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी डिटेल में करते हैं। अब पहले आयनिक सॉलिड में आप फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। आयनिक सॉलिड में पहले तो कांस्टेंट पार्टिकल आयंस है, दूसरा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? उनमें होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक बॉन्ड होगा उसमें, ठीक है जी। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। आप नमक डालते हो सब्जी में, कभी पिघलते हुए नहीं देखा होगा उसको, क्योंकि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। आप नमक को पेट्रोल में घोल के देखना, नहीं घुलेगा इतनी इजीली, पानी में डालोगे उसी वक्त घुल जाएगा, क्योंकि पानी पोलर है। तो जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक पे होता है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। पोलर कौन सा होता है? जिसपे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो, जैसे वाटर है, वाटर में पार्शियल पॉजिटिव वाटर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें ये घुल जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं घुलेगा। और ये सॉलिड स्टेट में बिजली कंडक्ट नहीं करते। सॉलिड स्टेट बोल रहा हूं मैं, पानी में नहीं बोल रहा, सॉलिड स्टेट। नमक अगर सॉलिड पड़ा तो उसमें बिजली नहीं गुजरेगी, क्यों? क्योंकि बिजली कैसे गुजरती है? बिजली तब गुजरती जब जहां तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, जहां आयंस की मूवमेंट हो। सॉलिड स्टेट में आयन नहीं मूव करते, वो कब मूव करते हैं? पानी में डालने पे। अगर इसको पानी में डालोगे तब बिजली गुजरेगी। तो इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर, बट इन एक्वा सोल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म फिर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। वैसे अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। इनका अरेंजमेंट, इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, मतलब जैसे ये सोडियम है, सोडियम आयन के सभी तरफ क्लोराइड आयन होता है। ये तो मैंने एक सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाई, अब इसकी पूरी भी स्ट्रक्चर करेंगे 3 डायमेंशन में। जैसे इसकी चारों तरफ दिखा दिया, ऐसे ही आगे भी क्लोराइड होगा, पीछे भी क्लोराइड होगा। ऐसे क्लोराइड के सभी तरफ सोडियम आयन होगा, ठीक है। तो मतलब हर तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लग रही होती है इसमें। और जो कोवलेंट होते हैं वो एटम से बने होते हैं। इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इनमें कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन में। अब इसकी 2 एग्जांपल हैं, एक तो डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है। ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाई है टेट्राहेड्रल, ये डायमंड की है। ये ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिपीट होती रहती है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है,
सबसे हार्ड है, हालांकि ये नॉन मेटल है, वैसे मेटल हार्ड होते हैं पर ये नॉन मेटल होने के बावजूद सबसे हार्ड है। क्यों? उनके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, कोवलेंट बॉन्ड, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई है इसका, मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलरली। और याद रखना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कोवलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इंसुलेटर होते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, वैलेंस शेल की देखनी, लास्ट शेल की, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड फॉर्म करने में यूज हो गए। तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट अकेला कोवलेंट कंपाउंड जो कोवलेंट सॉलिड जो बिजली कंडक्ट करता है वो है ग्रेफाइट। वो कैसे कर सकता है अगर वो भी कोवलेंट है? ग्रेफाइट में ये स्ट्रक्चर है, वो भी कार्बन से ही बना है, ये इसमें इसके 3 बॉन्ड बनते हैं, एक सिंगल इधर, एक इधर, एक इधर। इसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा अगले कार्बन के साथ। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, इसमें 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चौथा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करेगा। और ऐसे सभी कार्बन करेंगे, बाकियों की शो नहीं किए, ऐसे बाकियों का भी होगा। अगर आप इसको रिपीट करते जाओ तो ये हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। जैसे मैंने ये बता दिया, फिर इसका इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इसका इधर आ जाएगा, ऐसे। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये वीक इलेक्ट्रॉन है, ये वीक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट सकता है और इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट के केस में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव कर सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट बिजली कंडक्ट करता है। डायमंड बिजली कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट करता है समय के बाद। हालांकि दोनों ही कोवलेंट सॉलिड है और दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं। जैसे बैटरी में ब्लैक सा आप खोलो, चेक करो उसको, सेल 5 रुपए वाला तोड़ के सेंटर में ब्लैक रोड होगी, वो ग्रेफाइट है, तो वो कंडक्टर है। हालांकि वो कोवलेंट सॉलिड है, क्यों बोल दिया? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के वो मूव कर सकते हैं। एंड डायमंड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसमें से हीट बड़ी जल्दी गुजरती है। इसकी क्या एप्लीकेशन है? जब कोई ड्रिलिंग करनी होती है जहां बहुत सख्त चट्टाने हो, तो जो मशीन होती है उसके टिप पे डायमंड लगा होता है, क्योंकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, टूटेगा नहीं, रॉक को तोड़ देगा। पर जो हीट पैदा होगी उससे वो मेल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो कंडक्ट कर देता है हीट को। इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें से गुजर जाएगी, वो मेल्ट नहीं होगा। बट ग्रेफाइट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, समझ गए जी? तो ये आपने इनके डिफरेंस भी याद रखने, पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज ए वेरी गुड कंडक्टर। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पोलर में नहीं होंगे, ठीक है जी। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसी के कारण जो ग्रेफाइट है ना, इसको हम सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। उसका क्या मतलब है? ये जो ग्रेफाइट है इसकी ऐसे लेयर बनी होती है, जो दूसरी लेयर होगी ना इसके मॉलिक्यूल की, ग्रेफाइट की, वो ऐसे बनी होगी। पहले वाली लेयर से थोड़ी दूर होती है, वो उनमें डिस्टेंस होता है कुछ पाइकोमीटर्स का, ऐसे। मतलब ये आपस में है कनेक्टेड ही, एक ही ग्रेफाइट है, पर बीच में लेयर गैप होता है थोड़ा, जिसके कारण ये लेयर एक दूसरे पे स्लाइड हो सकती है। आपको देखने से नहीं नजर आएगा, ये तो बहुत माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पे पता चलता है। वो लेयर एक दूसरे पे स्लाइड हो जाती है, ड्यू टू विच इट कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट। वैसे आप ग्रीस यूज करते हो मोटरसाइकिल की चेन में, वो लुब्रिकेंट है। तो जो हाई टेम्परेचर पे मशीनरी ऑपरेट करती है उसमें ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता जल्दी, इवेपोरेट भी नहीं होगा, बट लुब्रिकेंट का काम पूरा करेगा, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए कोवलेंट सॉलिड। अब थर्ड वन है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मतलब जिनमें कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल है, 2 आयोडीन एटम से बना है, ये नॉन पोलर है बट स्टिल इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम होता है, ये भी बिजली कंडक्ट नहीं करेंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे।
अब ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कम होने का पता कैसे चलता है? आयोडीन यहाँ रख दो, ये तो सीधी गैस में बदल जाती है। आप रूम टेम्परेचर में खुली रख दो, वो सॉलिड तो सीधी गैस में बदल जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें? इसमें होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस, आप यही याद रखना, इसको इंड्यूस्ड डाइपोल भी बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने याद रखनी है कौन सी है। दूसरे होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे HCl, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे गैस है, थोड़ा ठंडा कर दो लिक्विड बन जाएगा, और ठंडा कर दो सॉलिड भी बन जाएगा। तो इनमें होता क्या है, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जिसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और लास्ट वाले होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे वाटर मतलब आप फ्रीज कर दो तो आइस बन जाएगा ना, तो आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। हाइड्रोजन तो HCl में भी था, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है? वो मैंने समझाया हुआ, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा होती है डाइपोल के मुकाबले। इसके मुकाबले इसमें जो अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बताया, सिर्फ 3 एटम बनाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। वाटर है, इसको फ्रीज कर देते हो, लिक्विड वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जब आप फ्रीज करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाते हैं, तो वो सॉलिड आइस बन जाते हैं। तो सॉलिड आइस जो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है जी। टाइप का आपका जो सॉलिड है वो है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड कैसे बनते हैं? कोई भी मेटल आइटम ले लो, जैसे मान लो ये लिथियम ही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2 आएगी। इसका जो न्यूक्लियस है और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये है कर्नल। और जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे शो कर देते हैं। तो मेटल आइटम कर्नल इसके स्पेलिंग होंगे KERNEL, कर्नल से और मोबाइल इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इस तरीके से ये मेटालिक सॉलिड है। इसमें अट्रैक्शन कौन सी होगी? मेटालिक बॉन्ड। वो कैसे होती है अट्रैक्शन? अट्रैक्शन ऐसे है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब बाहर मूव कर सकता है कहीं भी। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में अट्रैक्शन में नहीं है, इसकी अट्रैक्शन में भी है। जैसे 2 पड़ोसी हैं, एक का बच्चा दूसरे के घर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह, तो उनमें आपस में एक बॉन्डिंग बन जाती है। जब बच्चे एक दूसरे के घर जाते हैं तो बॉन्ड क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ना। तो बच्चा तो एक का ही है, पर दूसरे के घर जाता है तो पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। ऐसे इसमें है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है इसको दूसरा कर्नल शेयर अपनी तरफ खींच सकता है। जो 3 डायमेंशन में देखोगे तो ऊपर वाला भी खींच सकता है, नीचे वाला भी, आगे पीछे और साइड वाले भी। तो इस तरीके से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। और ये जो मॉडल ऑफ जिसमें ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का समंदर बन गया, उसमें कर्नल जैसे डूबे हुए हैं, ऐसे है। ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तभी इनको मोबाइल, बच्चा कहीं भी किसी भी घर चला जाता, सो दे आर फ्री टू मूव। तो अगर वो फ्री टू मूव है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड अकेले हैं जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इसीलिए इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। वो कैसे? अगर आप एक हिस्से को गर्म करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे, एक अगले को करेगा, उसका अगला नेक्स्ट को करेगा। तो आप एक सिरे को गर्म करोगे, दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जैसे आयरन की रॉड है, 2-3 फीट लंबी रॉड, एक सिरा गर्म करोगे, जिधर से आपने पकड़ा वो भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। पर अगर आप लकड़ी को करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है एक किस्म की। समझ गए? तो ये तो नहीं है,
ये तो मेटालिक सॉलिड है, तो दे आर गुड, थर्मल कंडक्टिविटी इज गुड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गुड, ठीक है। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब इनसे पतली शीट्स बन सकती हैं, ठीक है। पतली शीट्स मतलब जैसे आपने पीपे देखे होंगे, वो पतली शीट्स हैं एल्यूमिनियम की, जैसे मेटल्स की, उसको शीट को बन सकती है। ये जो कर्नल की लेयर है, जैसे ये कर्नल की लेयर है, जब आप हैमर से स्ट्राइक करोगे तो ये स्लाइड हो जाएगी, ऐसे स्लाइड हो जाते हैं कर्नल्स, तो वो एक्सपैंड हो जाता है। और दे डक्टाइल होते हैं, वायर भी ऐसे ही बन सकती हैं क्योंकि वो स्लाइड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से, तो डक्ट्स भी मतलब वायर्स भी इनसे बन सकती हैं। तो इनमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या लिखेंगे, कर्नल या मेटल आयंस बोलते हैं इनको, दर कॉल्ड मेटल आयंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है जी। तो ये आपकी बुक में चार्ट गिवन है, आपने उस चार्ट में अपनी कॉपी पे बनाना है और इसको रीड करना है जो मैंने सारा करवाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।